हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य का कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 इंडियन आर्मी का, जो अग्निवीर है, और साथ में वुमेन मिलिट्री पुलिस का। तो दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? ठीक है, 24 से विभाज्य हमें बतानी है। इसमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो हम बता सकते हैं इसमें कौन से 24 से। 24 का रूल क्या होता है, मतलब वो 6 से भी होगी विभाजित और 4 से भी होगी वो विभाजित। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, 24 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है? अगर वो 6 से विभाज्य है तो 6 से 4 से भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले 8 का विभाजित का नियम। क्यों करेंगे 8 का? क्योंकि यहाँ पे 4 है, जो कि 4 का गुणनखंड क्या होता है? 8। तो 8 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो इसमें से देखिए 3 अंक, क्या ये हो सकता है? ए ऑप्शन मान के चलते हैं। इसमें से 8 का विभाज्यता का नियम 2 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें अंतिम के 3 अंक बोला है, तो 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8 कर लेते हैं। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 6, 8 7 56। तो हमें पता लग गया है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में भी 8 से देते हैं पहले भाग। 8 5 40 बचा 5, इसमें भी भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 8 से। 8 एकम 8 0, 8 7 56। इसमें फॉलो हो रहा है भाई। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें फॉलो हो रहा है 8 का विभाज्यता नियम। 8 एकम 8 0, 8 7 56। 56 आ गया, तो इसमें 8 का रूल फॉलो हो रहा है। तो हम करते हैं 6 से पहले 6 होता है 3 का गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड होता है। तो 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है इन सभी का योग 3 का गुणनखंड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 + 8 + 5 + 6, वो 3 का गुणनखंड होना चाहिए प्रॉपर तरह से, और वो कटना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया, देखो 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21। 21 क्या 3 का गुणनखंड होता है? जी हाँ दोस्तों, 21 3 का गुणनखंड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 3 3 7 21, कितना शेष बचा? 0। तो ये पूरी तरह से कट जाएगा 24 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसको 28 56 है और 24 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, 24 एकम 24, कितना बचेगा? 4 और 5। ठीक है, फिर से जाएगा 24 एकम 24, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 16। तो अब आपको 24 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 24 9 होता है 116, 24 9 216, सॉरी 116 बोला मैंने, माफ़ी चाहता हूँ। तो यह 24 से, यह संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है।
इसमें बोला है जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान होता है, तो हम बात करते हैं जातीय मान की। जो हमारा जातीय मान होता है, मतलब इसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा वही की वही रहती है जो हमें दिया है। फेस वैल्यू दी है 8, तो हमारे पास फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। ठीक है, और दिया है एक प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू कितने दिए हमारे पास? प्लेस वैल्यू दी है 6, तो इसका बन जाएगा हमारे पास जितने इसके पीछे अंक है उतनी जीरो इसके पीछे लग जाएगी। 4 अंक है तो 4 जीरो लग जाएगी दोस्तों। तो अब बोला है इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 60,000। कितनी आएगी? 60,000। और फेस वैल्यू क्या आती है? फेस वैल्यू मैंने बोला था बिल्कुल वही की वही आएगी एज इट इज़। तो इसे माइनस करते हैं क्योंकि अंतर बोला है, तो यहाँ पे कैरी करते हैं। यहाँ पे बन गया 10। ठीक है दोस्तों, 10 में से 8 गए, कितना बचा? 2। यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे बचा है 5। तो 59,992 59,992 इसमें इसका आंसर है। तो ये किस ऑप्शन में है? इसमें दो, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप करेंगे इसको। इसमें देखिए क्या बोला है, 6 के वर्ग और 3 के घन का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मतलब मान लीजिए x का स्क्वायर और y के क्यूब का एलसीएम फाइंड करना है इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है एलसीएम कैसे करते हैं। पहले हम इनको जो बोला है क्वेश्चन में वैसा कर लेते हैं। देखिए 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग और 3 का क्यूब। 6 का वर्ग होता है आपका कितना होता है? 6 6 36। 3 का कितना होता है? 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, और 27 और 36 का एलसीएम क्या होगा? यह एक ऐसे संख्या पर मिलने चाहिए दोनों, वही उनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालेंगे। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए, अब मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ 36 और 27 का। ठीक है दोस्तों, 36 पहले कितने जाएगा? 3 से जाएगा, ये 3 12, 9 3 27। 3 से जाएगा, फिर से 3 चौके 12, 3 3 9, फिर से जाएगा 3 से, 3 4 1, 4 से जाएगा। अब करेंगे इनको गुणा, 3 3 9, 9 3 27, 27 चौके कितना होता है? 27 गुणा 4, 7 चौके 28, बचा 2, 4 2 8 2 10, 108। 108 इनका एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 108। 108 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जो हमारा सरलीकरण है। सरलीकरण से आर्मी में 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट, इसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी ऐड कर लिए हैं। तो दोस्तों हम साथ में ही अब रीजनिंग भी इसी में करेंगे, और जीके का, जो जीके और साइंस का है उसका अलग से प्रैक्टिस सेट होगा आपका दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम बच गया। अब शायद आपका एग्ज़ाम जून में हो सकता है, क्योंकि अब युद्ध में थोड़ा सा विराम मिल चुका है तब करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बोला है 2 भाग 5/7
7। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है इसमें गुणा। ठीक है दोस्तों, फिर 7 और फिर उसके बाद है प्लस 9। सॉरी, मैं ब्रैकेट लगा रहा था। 9 के बाद है फिर है गुणा 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है प्लस, उसके बाद फिर से ब्रैकेट है। ब्रैकेट के बाद क्या है? 15/6, फिर भाग 5/18 माइनस 24/12। ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो ये वाला 3rd नंबर का ब्रैकेट, या इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 9 2 18, 18 + 7 ये हो गया 25। ठीक है, एक ब्रैकेट में 25 आ गया और प्लस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में हमारा 25 आ गया। और हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 15/6 और भाग 5/18 माइनस 24/12। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए हम क्या करेंगे। जब हम 15/6 अगर भाग के साइन को अगर हमने गुणा में चेंज करना है तो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, 18/5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या रहेगा? 24/12। ठीक है दोस्तों, इधर क्या रहेगा है, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे काट सकते हैं हम। 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18। 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 3 15। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये 3 3 9 इस ब्रैकेट में, और माइनस 24/12 प्लस इस ब्रैकेट में रहेगा 25 और बाहर रहेगा 5/7, 2 भाग 5/7। तो अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, जैसे कि 12 एकम 12, 12 2 24। यहाँ बचेगा 9 माइनस 2 कितना होगा? ये हो गया 7। ठीक है, प्लस 7 में 25 दूसरे ब्रैकेट में, और गुणा हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका, गुणा में इधर तो 5/7 भाग 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2, 5 5 ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 125, गुणा में चल जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फिर प्लस में एक और 7 है। ठीक है, 7 2 14, 14 3 21 प्लस है ना, ये 7 2 14 हो गया। यहाँ पे 7 2 14/125 और प्लस 7 है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा इनका एलसीएम? इनका एलसीएम हम ले लेते हैं दूसरे पेज पे। कितना आ गया? ऊपर आया था 14/125 प्लस 7। इनका एलसीएम एज इट इज़ रहेगा 125। 14 यहीं पे आएगा, 25, 125 कम 125 एक आया, एक करेंगे हम 14 में गुणा, 14 एकम 14। यहाँ पे कितना आएगा? 125 एकम 125, 125 गुणा 7 कितना आएगा? 125 गुणा 7 करते हैं, 7 5 35, 3 7 2 14 3 17, 1 7 1 8, 875। ठीक है दोस्तों, 875 आ गया। तो 875 में 14 करेंगे प्लस तो कितना आएगा? ये बनेगा आपका 9, ये बनेगा 8 और 8/125। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी,
890/125। ये कैलकुलेशन स्पीड तो आपके हाथ में रहेगी दोस्तों, क्योंकि आप जितना जल्दी इसको समझेंगे क्वेश्चन को उतना ही फ़ायदा है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे इंडियन आर्मी में भी और SSC GD में भी बनते हैं और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी बनते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 14वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। 14वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 14वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक की तरफ चलते हैं। बेसिक तो हम मानते हैं उसकी, जब उसने 13 पारियाँ खेली, ठीक है, 13 पारियों का औसत कितना हो गया। 13 पारियों का औसत हो गया x गुणा 13, मतलब 13x। ठीक है, ये हो गया इनका औसत। ठीक है दोस्तों, अगर बाद में बोला फिर जब उसने 14वीं पारी खेली तो 85 रन अधिक बनाए। ठीक है, मतलब 13 पारी का औसत है हमारे पास 13x प्लस कितना बनाया उसने अधिक, 85 रन। तो बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा जितनी उसने पारियाँ खेली। कौन सी पारी खेली उसने 14वीं। तो औसत रन कितना बढ़ गया, औसत कितना था पहले, औसत हमें पता नहीं है, औसत था x। ठीक है, जो हमने माना है यहाँ पे x, तो कितना बढ़ा, 5 रन बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक मान लेते हैं 13x एकम 13x प्लस 85 एकम 85, x से करेंगे 14 गुणा 14x प्लस, अब 5 से करेंगे 14 को, 14 5 70। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे x वाली एक साइड करते हैं, यहाँ पे आएगा 13x माइनस 14x और यहाँ पे बचा है प्लस का 70 माइनस में आएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पे 70 में से 85 की कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1x, यहाँ पे माइनस माइनस इसमें कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 15 आई तो इसमें बोला है 14वीं पारी के बाद उसके औसत रन 5 बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कितने बढ़े हैं, पहला औसत कितना था, पहला औसत था उसका 13 पारियों का 15, तो फिर उसने 14वीं पारी खेली तो 5, उसका औसत कितना बढ़ा, 5 रन। तो कितने बढ़े, ओवरऑल बढ़े हमारे पास है 20 रन बढ़ गए। ये हुआ उसका 14वीं पारी के बाद औसत रन। तो ये 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो अगली थ्योरी अगर आपने करनी है तो यहाँ पे देखिए, 14 पारियों में उसका औसत रन कितना है, 14 पारियों का उसका औसत रन है, आप जो बताया था 85। तो हमें पता है अगर उसने 13 पारियाँ खेली हैं तो कितना बड़ा है उसका बड़ा है 5 रन। तो 13 पारियों में उसने कितने रन बनाए होंगे, 13 5 65। तो इससे हमारा एग्जैक्ट निकल जाएगा, जैसे कि 0 का 0 तो 20। तो ये एग्जैक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ना रन घटाने की ना बढ़ाने के। तो बस 13 पारियों में 5 रन से हमने निकाला, उसका औसत 5 रन बढ़ा है, तो 13 पारियों का बढ़ा उसका 65, तो 14 पारियों का 85, तब करके कितना बड़ा ओवरऑल 50 का। इस वाले मेथड से आप जा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन। ये भागों में बांटने वाला है अनुपात का। तो देखिए दोस्तों क्या बोला है इसमें 2 भागों में बांटना है इन दोनों को, और दोनों का मान हमें निकालना है, दोनों भागों का मान। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं, आप करिए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। यदि 450 को 5:4 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, तो दोनों भागों का मान क्या होगा? तो हमें पता है, मान लीजिए आपके पास है, कितना मान दिया है, 5:4 यही दिया है ना। तो इनके साथ आपने x लगा लेना है जब रेशो में वैल्यू होती है। कितना हो गया ओवरऑल, कितना है ये ओवरऑल है ये 450, ठीक है। तो हमें दोनों भागों का मान निकालना है। तो दोनों भागों का मान कैसे होगा, जो ये टोटल होगा इसका वो होगा इसके बराबर, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, ये बन गया यहाँ पे 9x है किसके बराबर, 450 के बराबर। हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो 450/9, तो 9 से 45 कट जाता है, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, कितना बन गया 50। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। तो हमें किन दोनों की वैल्यू निकालनी है, जो ये दिया है इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x हमारे पास 50 आ गया है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुणा 50 अनुपात 4 गुणा 50। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 250 और यहाँ पे हो जाएगा ये 200, क्योंकि 5 5 होता है 25, 25 के साथ एक जीरो लग जाएगी, 5 चौके होता है 20, 20 के साथ एक जीरो लग जाएगी। तो कितना होगा 25 और 200 वह संख्या है। तो 25 और 250 और 200 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। समझा है ना? अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बता दें मेरे को, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 7 इसमें इसको करो, ठीक है। क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। 10वीं की परीक्षा में 800 छात्रों ने परीक्षा दी, ठीक है। मतलब एक छोटा सा स्कूल होगा, उसमें 800 छात्राओं ने परीक्षा दी 10वीं की, ठीक है। तो उसमें से 30% ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए, ठीक है। वहाँ पे पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं थे, बंदे नहीं थे, जो लड़के होते हैं, लड़कियाँ या लड़कियाँ कोई भी, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें ना लड़के पूछा है ना लड़कियाँ, इसमें पूछा है ओवरऑल कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। तो हमें पास का दे दिया है, कितना हुआ है 30% परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए हैं। वो लड़का भी हो सकता है, लड़कियाँ भी हो सकता है, इसमें से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो लड़का है चाहे लड़की है। तो हमें पूछा क्या है, बाद में पूछा है तो परीक्षा में कितने छात्र फेल हुए हैं, हमें निकालना है फेलों की संख्या कितनी है। तो ओवरऑल कितने हैं, 100% कितना है हमारा, 100% है हमारे पास 800, ठीक है। 800 से हमने कितना 30% फेल हो गए, तो 100 में से 30 करना है हमने लेस, तो कितना बचा 70% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो हम 70% निकालेंगे इसका, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 7 8 कितना होता है 56,
मतलब 560। 560 छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास है कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र है 800, मतलब वो है 100% की वैल्यू। तो उसमें से 30% मतलब 30% तो पास हो गए हैं, तो हमें पास वाला चाहिए, हमें चाहिए फेल वाला। तो 100 में से हमने 30 लेस किया, कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 70%। 70% तो 800 का 70% बटे 100, तो ये निकाला। तो हमने ये आया हमारे पास 560 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप, इसको करिए आप। तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 25 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि भरत राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य 10 दिनों में पूरा हो सकता है। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो हमें इसमें भरत का निकालना है। तो हमें जो जो क्वेश्चन में बोला है हम वैसा कर लेते हैं। पहले राम और लक्ष्मण, ठीक है। तो ये दोनों करते हैं, राम करता है पहले 25 दिन में कार्य और लक्ष्मण करता है 20 दिन कार्य, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, को थोड़ा कंजेस्टेड करना पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा राम और लक्ष्मण, और फिर आएंगे हमारे राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत। ठीक है, और राम ने कितने दिन कार्य किया है? राम ने किया है 25 दिन कार्य। ठीक है, भरत ने कितना किया है? लक्ष्मण ने किया है 20 दिन, और भरत, राम और लक्ष्मण ने कुल मिलाकर 10 दिनों में कार्य समाप्त कर दिया है। तो इनकी एब्सेंसी निकालने के लिए हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम कितना होगा? जो इन सभी का एलसीएम होगा, इनका एलसीएम क्या होगा? क्या 20 25 के पहाड़े में आता है 50, 25 2 50, 50 2 100 के पहाड़े में, मतलब 20 के पहाड़े में 100 आ जाता है, 20 5 100। तो यहाँ इसकी आएगी 4 एब्सेंसी, 25 चौके 100, और इसकी आएगी 5 एब्सेंसी, क्योंकि 20 5 100। तो इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी 10। तो हमें पता लग गया है, जब राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत जब ये तीनों काम करते हैं तो यह 10 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो हमें निकालना है भरत का। ठीक है, तो भरत, राम की कितनी आई? राम की आई 4, लक्ष्मण की कितनी है? 5। तो बचा कौन? भरत बचा ना। और टोटल कितनी है इन तीनों की? इनकी है 10। तो ये हो जाएगा 9 प्लस भरत बराबर है 10। तो भरत रहेगा इधर ही। तो भरत की एब्सेंस कितनी आएगी? 10 माइनस 9, मतलब भरत की एब्सेंस क्या है? 1 यूनिट है। तो टोटल काम, मतलब भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य कितना है? कुल कार्य बटा समय। तो कार्य कितना है? 100। तो कौन करेगा? भरत 1। तो 100 दिन में वो कार्य पूरा कर लेगा। 100 दिन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, समझाया ना क्वेश्चन हमने क्या क्या किया इसमें? कुछ नहीं, हमने राम और लक्ष्मण की जो उन्होंने कार्य किया था 25 और 20 दिन में, उनका एलसीएम लिया, और साथ में ही राम लक्ष्मण भरत ने जो कार्य किया है 10 दिनों तक, उसका भी साथ में एलसीएम लेंगे। तब हमें
तीनों की एब्सेंसी मिल गई हमारे पास 10। ठीक है दोस्तों, 10 मिल गई। और राम और लक्ष्मण की एब्सेंसी कितनी आ गई? राम की आ गई हमारे पास 4 और लक्ष्मण की आ गई 5। ठीक है, टोटल एब्सेंसी कितनी आई इन तीनों की? इन तीनों की एब्सेंसी आई 10। ठीक है, आई ना 10। तो राम और लक्ष्मण की एब्सेंसी है वो हमने टोटल एब्सेंसी से माइनस की, वो आ गया 1, वो आ गई भरत की एब्सेंसी। तो टोटल कार्य बटे जिस बंदे ने किया है, करना है कार्य, उसकी एब्सेंसी नीचे। ठीक है, तो कितना है? 100/1 मतलब 100 दिन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे आपको दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बोला है एक बाइक को आदमी ने 80,000 रुपये में खरीदा और उसके कागजी कामकाज के लिए 5,000 रुपये खर्च हो गए। तो 20% लाभ कमाने के लिए बाइक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हमें इसमें समझना है। देखिए दोस्तों, अगर हमने 80,000 रुपये में उसको खरीदा है, ठीक है, तो फिर बाद में हमारे पास हमने उसके कागजी कामकाज के लिए 5,000 रुपये और दिए, तो हमें ओवरऑल बाइक कितने की पड़ी? बाइक पड़ी हमें टोटल, ये पड़ी हमें कितने की पड़ी? ये पड़ेगी हमें 80,000 तो हमने पहले दिए थे, तो फिर पड़ी वो 5,000 एक्स्ट्रा। 80,000 हमने देखे दे दिए थे, 80,000 हमने पे किए थे, और उस पर कागजी कामकाज का कितना लगा है? 5,000 रुपये खर्च हो गया काज के लिए। तो 5,000 हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया? ये हो गया 85,000। तो हमें ओवरऑल वैल्यू जो ये बाइक पड़ी, ये पड़ी हमें 8500 रुपये की। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ये होगी हमारे पास 85,000। ठीक है, 85,000 हमारी 100% की वैल्यू हो गई। तो अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है 20% का लाभ कमाने के लिए बाइक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हमें 120% निकालना है। ठीक है, तो 85,000 आएगा ऊपर। ठीक है, तो बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू आएगी इधर 100। तो 120 जाएगा सामने गुणा में, तो 0 से 1 0 काट लेंगे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, तो हमारे पास बचा 8500 गुणा 12। तो ठीक है, 85 कितना होता है? 85 होता है 8 2 16, ये हो जाएगा 17,000। 17,000 85 10 होगा आपका 85,000 प्लस 1700, 17,000 और जुड़ेगा इसमें, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 85,000 और 17,000। 0 0 0 7 5 12, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होनी शायद। 85 में 12, 5 2 10, 8 2 16, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 0 6 5 11, 1 असल 10। एक लाख 2,000। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा टोटल 1,02,000। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस ऑप्शन को आप कर लो। ठीक है, ठीक है,
ए ऑप्शन हमारा सही है इसमें। सॉरी दोस्तों, हमने क्रॉस चेक नहीं किया था इस ऑप्शन को, तो ठीक है, ये हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। समझ आएगा, आ गया ना आपको इसमें हमने क्या क्या किया है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बोला था पहले आदमी ने मतलब 80,000 रुपये में कोई ये बाइक खरीदी और उसके कागजी कामकाज के लिए उसने 5,000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल पड़ गई उसको वो 85,000 रुपये की, ठीक है। तो हमें बोला है क्वेश्चन में, तो 20% लाभ पर बेचना होगा उस व्यक्ति को अगर इस बाइक को, तो वह किस मूल्य पर इस पे बेचेगा। तो कि कौन से मूल्य पर बेचेगा, उसे 20% लाभ चाहिए तो वो बेचेगा 1,02,000 रुपये में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 टाइम एंड डिस्टेंस का है दोस्तों। आप करिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा के किया है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 ट्रेनें हैं। मान लीजिए मैं इस कंसेप्ट को आपको समझा देता हूँ। मतलब एक ट्रेन यहाँ से जा रही है और दूसरी ट्रेन भी यहीं से जा रही है। तो इसकी चाल है हमारे पास, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 1 किलोमीटर। तो दूसरी की चाल कितनी है हमारे पास? सपोज कीजिए इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी ये है T1, इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई है T2, ठीक है। अगर ये एक ही दिशा में जा रही है और एक ही दिशा में जा रही है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करने में S सेकंड का समय ले रही है, ठीक है, S सेकंड का। तो दोस्तों इसमें हम करेंगे, तो इसमें जो ये चालें होंगी T1 प्लस T2 ये जुड़ जाएंगी, मतलब जो लंबाई होती है, सॉरी चालें नहीं, और जो चालें होती है ये 1 किलोमीटर पर आवर और माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये चालें माइनस हो जाएगी और जो इनकी लंबाइयाँ हैं वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, पर इसमें भी एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे बोला होगा आपको, अगर यहाँ से भी ट्रेन जा रही है, यहाँ से भी ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पे बोलेगा अगर ट्रेन में बैठे व्यक्ति एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेगा। तो इसमें हम सिर्फ एक की ट्रेन, मतलब T1 की जो हमें दिखाई दे रही है, ये T1 ये है T2। तो देखिए, तो ये आदमी खुद अपनी ट्रेन की दूरी नहीं देख सकता, जो हमारे सामने है हम उसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई ट्रेन जा रही है, आप स्टेशन पे बैठे हैं, ठीक है, आपको तो पता नहीं है प्लेटफॉर्म की दूरी क्या रहेगी, आप तो वहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ आप बस सिर्फ ट्रेन को देख सकते हैं कितनी ये लंबी है, ठीक है दोस्तों। वही कंसेप्ट है इसमें सिर्फ एक ट्रेन जुड़ेगी, एक ट्रेन की लंबाई हम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, एक ही ट्रेन की लंबाई हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति वाला क्वेश्चन पूछा होगा। तो ऐसा कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं अगले प्रैक्टिस सेट में जरूर लाऊंगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 10 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है 2 ट्रेनें हैं, सपोज कीजिए एक यहाँ से जा रही है और एक जा रही है यहाँ से, ये 2 ट्रेनें। तो वो आपस में कितने सेकंड जो समय है, समय निकालना है हमने, ठीक है। तो एक जा रही है, कितनी जा रही है, ये जा रही है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दूसरी जा रही है
70 किलोमीटर पर आवर की। तो प्रत्येक की लंबाई, यदि प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, अगर ये पहली ट्रेन भी 250 मीटर की है और ये भी 250 मीटर की है, 250, तो वह एक दूसरे को काटने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो हमें पता है समय निकालना है, तो समय का फार्मूला क्या होता है, जो जो दिया है दूरी बराबर है 4 गुणा समय, ये है फार्मूला। तो दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों ट्रेनों की प्लस हो जाएगी, तो कितनी होगी, ये वो हो जाएगी 500 दूरी टोटल, बराबर है। चाल कितनी है, चाले मैंने क्या बोला, जब एक तरफ जा रही है तो चालें माइनस होगी। चालें क्या है, पहली चाल है हमारे पास 110 माइनस चालें 70, तो किस में बोला है, सेकंड में बोला है, तो हमें 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और गुणा टी, हमें समय निकालना है, तो समय हमारे पास है नहीं, तो हम निकाल सकते हैं इसे। देखिए 500 बराबर है, यहाँ पे बचा हमारे पास 40 गुणा 5/18 गुणा टी, तो 18 से यहाँ पे 2 से कट जाएगा है, 20 दुए 40, 9 दुए 18, तो हमारे पास क्या बचा है, हम आमने सामने भी काट सकते हैं। यहाँ बचा हमारे पास 20×5 100, 100/9 गुणा टी, और दूसरी साइड है हमारे पास 500, तो हम यहाँ से 2 जीरो से आमने सामने को 2 जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5 = T/9, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा टी गुणा 1 टी, 9 गुणा 5 हो जाएगा 45 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, 45 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ दोस्तों, इसमें हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम अब, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 करिए आप। इसमें सिर्फ आपसे साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, जब हमने साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, ठीक है, P गुणा R गुणा T। P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है जो दर होती है, T का मतलब होता है समय, बटे में 100। तो साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज ये निकालना है ना। साधारण ब्याज कितना है, तो P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास 4000, ठीक है, ये कर दिया। तो रेट कितना है हमारे पास, रेट है हमारे पास 5, और कितने वर्षों के लिए लगा है, ये लगा है 4 वर्षों के लिए, बटे में क्या आ जाएगा, जो फार्मूले में है वही। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास कितना बचा, ये बचा 40 गुणा 5 गुणा 4, 5 चौके होता है 20, 20 गुणा 40 कितना होता है, 4 2 8, 2 जीरो लगेगी साथ में, तो 800। तो 800 रुपये उसका साधारण ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया समझ आपको ये वाला क्वेश्चन। इसमें सिंपल हमें साधारण ब्याज निकालना था, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। उस वाले फार्मूले को अगर हम लगाते हैं तो हम ब्याज प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है शंकु का आयतन बताओ। इसमें तो सिंपल ही बोला है शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन क्या है, इसमें क्या कौन सा लग रहा है आपको। शंकु का आयतन होता है, ये होता है देखो शंकु,
ये है शंकु हमारे पास, ठीक है। ये है शंकु। जो ये तिरछी लाइन होती है इसको बोलते हैं हम स्लैंटेड, इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। जो ये स्ट्रेट होती है मतलब ऐसे लंब की तरह, ये वाली, इसको बोलते हैं हम हाइट, ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो जो ये होता है इसका, ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं हम बेस, मतलब आधार, आधार या त्रिज्या, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वाला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो अगर शंकु का पूछेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका पाई आर आर प्लस एल, ये है इसका कुल। अगर वक्र पूछेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे अगर शंकु का, तो पाई आर एल हो जाता है, ठीक है। अगर एल निकालना है तो एल निकालना है तो हमें जो ये हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको तो हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। ए और बी की आयु का योग 66 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6 और 5 है। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए और बी, इनकी आयु का योग कितना है? ये है 66 वर्ष दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जैसे कि तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? इसका है 6x और इसका कितना है? 5x। किसके बराबर है? ये 66 के बराबर। तो 5 और 6 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 11x, ठीक है, बराबर है 66। तो अगर हमने x निकालना है तो इसमें से बटे में क्या जाएगा? 66 के बटे में चला जाएगा 11। तो 11 से 66 कट जाता है। देखिए 11 एकम 11, 11 छके 66। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना आ गया? अगर 5x है तो ये 6 है और ये 5x है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 1x का। तो x की वैल्यू कितनी है? 6। तो अंतर कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया। तो 6 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ आपको? तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए दोस्तों, आपको इसमें तृतीय अनुपात निकालना है। 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा? ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को आराम से, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है? अगर हमने तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है b का स्क्वायर बटे a, ठीक है, ये होता है तृतीय अनुपात का। तो तृतीय अनुपात b कितना है हमारे पास? अगर a b डबल रेशो b और c, a पर सॉरी, ठीक है, यही होता है, ये होता है इसका बेसिक। तो b कौन सा है? अगर a हमारे पास 3 है, b है हमारे पास 15, ठीक है। तो b का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर होगा 15 गुणा 15 बटे a कितना है? 3। 3 से कट जाता है, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। तो कितना आ गया? 15 गुणा 5 कितना होता है? 75। तो क्या आ गया इसका तृतीय अनुपाती? 75 इसका सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों
तो मैं आपको मध्य अनुपाती का फार्मूला बता देता हूँ। मध्य, जो हमारा मध्य अनुपाती होता है, ये मध्य अनुपातिक। मध्य अनुपातिक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसमें से हम यहाँ पे करते हैं अंडर रूट में जो होता है ए गुणा बी, ठीक है, इससे निकल जाता है। तो आगे देखिए, एक होता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या होता है? इसमें होता है बी गुणा सी बटे ए, ठीक है, इसे बोलते हैं चतुर्थानुपाती। इन दोनों फार्मूलों को आप नोट कर लेंगे जो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्रमिक छूट मतलब एक छूट का फार्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो एक छूट का फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक है। ये होता है एक छूट का, इससे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास 30 और बी कितना है? 10। तो गुणा करेंगे इनको, 30 गुणा 10 बटे 100। तो एक से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इनकी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3, यहाँ पे बन जाएगा ये 40। 40 माइनस 3 कितना होगा? ये होगा 37%, ठीक है। 37% हमारा डी ऑप्शन में है, जो हमारा सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया, जो हमारा मैथ का था। तो अब करते हैं रीजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से विषम शब्द चुनिए, ठीक है। विषम शब्द चुनना है इसमें। क्या पत्र विषम है, या स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है, एसएमएस है, ठीक है। तो इसमें से देखिए, मेरे को तो लग रहा है एसएमएस। एसएमएस इसमें विषम शब्द है, एसएमएस, क्योंकि देखिए पत्र को भी लिखा जाता है, लिखते हैं। तो लिखते क्या है, ये भी ऑफलाइन एक जरिया है, ऑफलाइन मान लीजिए। और स्पीड पोस्ट भी एक ऑफलाइन जरिया है, ठीक है। मनी ऑर्डर भी एक ऑफलाइन है। तो एसएमएस क्या है? एसएमएस एक ऑनलाइन मोड है, ठीक है। तो ये एसएमएस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि हाइट को 8 9 4 5 लिखते हैं तो वाइड को क्या लिखेंगे? तो हाइट को देखिए इसने क्या लिखा है, हाइट को लिखा है इसने HIDE। हाइट को लिखा है इसने 8 9 4 5। तो हमें पता है H कितने पे होता है? 8 पे होता है ना। I कितने पे होता है? 9 पे। D कितने पे होता है? 4 पे। E कितने पे होता है? 5 पे। तो इस तरह से इसने ये लॉजिक लगाया। तो वाइड का पूछा है, वाइड का निकालेंगे हम। वाइड का क्या होगा? वाइड कितने पे होता है? ये होता है 23 पे, ठीक है दोस्तों, 23 पे। और ये होता है 9 पे, ये होता है 4 पे, और ये होता है 5 पे। 23 9 4 5 कहाँ है? 23 9, 23 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 4 भी है, परंतु 5 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर ए भी हमारा पहले से कैंसिल है। तो डी ऑप्शन ये भी कैंसिल है। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास सी। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन करेंगे आप, ये है श्रृंखला का क्वेश्चन कीजिए, अगली संख्या क्या आएगी? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन श्रृंखला का है, इसे कीजिए। तो देखिए इसमें बताया है
10, 40, 120 और 240। तो अगली संख्या क्या आएगी? तो इसमें ये बिल्कुल आसान श्रृंखला है। जैसे कि पहले कितनी है, ये है 2 पहले, फिर कितनी हुई, ये होगी 10, फिर कितनी हुई 40, फिर कितनी हुई 120, फिर कितनी हुई 240। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितने की गुणा हुई, देखिए गुणा हो रही है इसमें। यहाँ पे 5 की हुई, कितना बन गया 5 2 10, और यहाँ पे 4 की हुई, कितना बन गया 40, और यहाँ पे 3 की हुई, कितना बन गया 40 है 120। तो यहाँ पे हुई 2 की, कितना आएगा 120 2 240। अब कितने की गुणा होगी, अगर अब यहाँ पे 1 की होगी तो 240 कम 240। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है हमारा करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, ये देखो 30 जनवरी 2012 को गुरुवार था। कितना है ये? 30 जनवरी 2012 को है गुरुवार, ये गुरुवार, ठीक है, ये 30 जनवरी को। तो हमें बोला है 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हम ईयर से कर लेंगे पहले। ईयर कितनी है, क्या 2012 लीप ईयर है जी, क्योंकि यहाँ पे जनवरी है तो फरवरी भी आएगी, तो ये लीप ईयर है। एक तो लीप ईयर है और डिफरेंस कितना है 3 का, और एक जुड़ेगा लीप ईयर, तो कितने हो गए टोटल हो गए हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हम एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे। एक्स्ट्रा डेज निकालने का फार्मूला क्या होता है इसमें, जो जनवरी, फरवरी और मार्च। फरवरी के कितने दिन रखेंगे, लिखेंगे हम जो बचे हुए दिन, 30 दिन तो हो गए हैं, तो एक बचा है फरवरी का, ठीक है। मार्च का यहाँ तक पहुँचना है हमने, तो ये भी काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक कौन सा आएगा, क्या 2015 लीप ईयर है, ये तो है, ये तो आएगा। यहाँ पे देखना लीप ईयर है तो नहीं है, तो कौन सा आएगा, फरवरी का कौन सा आएगा, यहाँ पे फरवरी का 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना है, ये 15, यहाँ पे होगा 16 4 कितना हो गया, ये हो गया 20/7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, कितना बचा 6 बचा ना। 6 से आगे करो आप, देखो गुरुवार से आगे 6 करो प्लस, या 1 माइनस कर लो, तो 6 करेंगे प्लस कितना आएगा, यहाँ पे आएगा शुक्र, शनि और रवि, सोम, मंगल और बुध। कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, छठे में कौन आएगा, बुधवार, जो हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसका लास्ट क्वेश्चन है सेट का। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है, एक क्वेश्चन आर्मी के लिए ब्लड रिलेशन का बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया हमें, बी ए का पिता है, बी है ए, ठीक है दोस्तों। बी एम का इकलौता पुत्र है, बी है एम का, ठीक है, पुत्र है। एस बी की बहन है, एस कौन है, एस है बी की बहन, ठीक है। सी बी की पत्नी है, सी है बी की पत्नी, ये कर लिया। टी सी का भाई है, टी किसका भाई है, टी है सी का भाई। तो टी का ए से, मतलब टी का ए से, टी का ए से, तो उल्टा देखते हैं। ए का टी क्या लगा, ए का टी क्या लगा, ये लगा इसका मामा।
तो मामा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। अगर पूछा होता ए का टी से तो टी का ए क्या लगा? टी का ए क्या लगा? ये हम ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें ए का पता नहीं था। तो ए क्या है, लड़का या लड़की, तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपसे पूछा होता ए टी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। तो आपके 2 प्रैक्टिस सेट आज ख़त्म हो चुके हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका एक दिन बाद छोड़ के चलेगा क्योंकि अब 2 दिन आपके लगातार जीके के प्रैक्टिस सेट चलेंगे दोस्तों। तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इतनी मेहनत लगती है तो थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।